आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है बीएसई इंडिया उस पर मिल जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टाइप कीजिए और वहां जाके उनके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो मिस्टर वी वैद्यनाथन जी का जो एड्रेस है वो आपने देखना चाहिए और उसी पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उन्होंने काफी अच्छी तरीके से लिटरली न्यूज चैनल्स को, न्यूज पेपर्स को, एनालिस्ट लोगों को ट्रोल किया है उसमें एंड काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। क्योंकि जब भी रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये सारे लोग बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वोडाफोन आइडिया का क्या होगा, उसका इंपैक्ट कितना होगा, फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मैनेज होगी। एंड दिस पर्टिकुलर इश्यू इज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। एक चीज याद रखनी होगी, ऐसा उनका कहना है, ये दिस आर नॉट माय वर्ड्स, दीज आर हिज वर्ड्स। उन्होंने बोला है कि अराउंड 1.86 लाख करोड़ रुपीस की जो टोटल लाइबिलिटी है, जो टोटल डेट है वोडाफोन आइडिया पे, उसमें से अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीस तो गवर्नमेंट को ओ करते हैं वो। सो गवर्नमेंट को वो पैसा देना है और बचा हुआ पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देना है मार्केट से जो उन्होंने उठाया हुआ है। सो दैट्स व्हाई सबसे बड़ा लॉस अगर किसी का होगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा रादर देन बैंक्स का। एंड दैट्स व्हाई उनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। एंड दे सेड कि हम इस पे बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वी हैव नॉट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इशू। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने बताया है, जो उनके सेक्शन 4 में आता है, उनका जो एड्रेस है उसमें जो सेक्शन 4 का वाला जो एड्रेस है, जिसमें उन्होंने इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आवर बैंक्स के बारे में बात की है, जिसमें फर्स्ट इशू वाज स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिटेल लेंडिंग बिजनेस। उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो अराउंड 5% की, कितनी 5%, लेस देन 5% भी हम बोल सकते हैं। एंड इंक्रीमेंटल लेंडिंग इन रिटेल सेगमेंट जो वो करते हैं वो 14% पे लेंडिंग, एवरेज लेंडिंग जो रेट है उनका वो 14% का। इट मींस द स्प्रेड इज अराउंड 9%। इसमें अगर हम क्रेडिट कॉस्ट भी उसमें से माइनस कर देते हैं, या फिर क्रेडिट कॉस्ट यानी कि प्रोविजनिंग के लिए जो कॉस्ट वगैरह लगती है वो जो 2% के, उसके बावजूद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्रेड बैंक को मिलता हुआ नजर आता है वो यहाँ पे। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और जो अभी का करंट रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है जो बहुत कम है या फिर निगेटिव है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ द हाई प्रोविजंस व्हिच दे आर मेकिंग, तो वो आई थिंक उस पर ज्यादा मार्केट फोकस नहीं कर रहा है। बट उनका कहना है कि ये जो रिटेल लोन्स पे हम काम कर रहे हैं, जहां पे ये स्प्रेड 9% का है, आफ्टर क्रेडिट कॉस्ट द स्प्रेड वुड बी अराउंड 7%, 6.5 to 7%। और फिर ये अगर आप सारी चीजें देखोगे, सो जो रिटर्न ऑन इक्विटी रिटेल लोन्स पे हम क्रिएट करने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है वो अराउंड 18 to 20% पे हो रही है। सो दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर एंड वही उनका फोटे है, ये हमने याद रखना चाहिए। बिकॉज अगर वी वैद्यनाथन जी किसी चीज के लिए जाने जाते हैं, सो 2010-11 में जो उन्होंने एक एनबीएफसी एक्वायर की थी, फ्रॉम 94 करोड़ रुपीज ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि लोन बुक, दे हैव इंक्रीज्ड इट टू क्लोज टू 30,000 करोड़ रुपीज इन 7.5 years। सो दैट्स द कैपेसिटी और दैट्स द कैपेबिलिटी ऑफ दिस मैनेजमेंट, ये हमने समझना चाहिए और उसी पे उनका सबसे ज्यादा फोकस है। सो और ये ऐसा नहीं बोल रही कि कॉर्पोरेट लेंडिंग पे बिल्कुल ही हम ध्यान नहीं देंगे। डेफिनेटली जो इंक्रीमेंटल लोन्स वो वहां पे ऐड करने वाले हैं वो काफी अच्छी तरीके से, अच्छी रिस्क मैनेजमेंट करके वो ऐड करेंगे। एंड इवन ऑन कॉर्पोरेट लेंडिंग ऑल्सो दे आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अराउंड 14 to 15%। तो जहां पे रिटेल लोन्स में द आरओई दे आर एक्सपेक्टिंग इज अराउंड 18 to 20%, दैट रिटेल लेंडिंग बिजनेस में वही आरओई दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 14 to 15% इन होलसेल और कॉर्पोरेट लेंडिंग बिजनेस। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कंसंट्रेट मोर एंड मोर ऑन रिटेल लेंडिंग बिकॉज दैट्स देयर फोर्टे। सो ये देखेंगे। अब ये एक चीज जो है वो आई थिंक बहुत दिनों बाद उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, वो है जो लेगेसी लोन्स के बारे में हमने हमेशा बात की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यानी कि आईडीएफसी बैंक की तरफ से जो लोन्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, दोज वर दी लेगेसी लोन्स एंड वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे एनपीए के लिए। अब यहाँ पे जैसे लेगेसी लोन्स है वैसे ही लेगेसी लाइबिलिटीज भी है। सो लेगेसी एसेट्स थे वो, सो लेगेसी लाइबिलिटीज यानी कि कुछ हाई इंटरेस्ट पेइंग डिपॉजिट्स भी बैंक की बुक में है। एंड दैट
नंबर जो अमाउंट है वो अराउंड 28,000 करोड़ रुपीस के, कितनी 28,000 करोड़ रुपीस, और उस पे बैंक 8.66% का इंटरेस्ट पे कर रही है एनुअली, 8.66% इंटरेस्ट, दैट टू ऑन द लेगेसी लायबिलिटीज। अब ये जब लेगेसी लायबिलिटीज मैच्योर हो रही होने वाली है आने वाले कुछ समय में, तो उसकी वजह से, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों नंबर, उसकी वजह से बैंक जो है अराउंड अराउंड 1,000 करोड़ रुपीस पर एनम का कॉस्ट सेव करने वाली है। ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो बैंक का यहां पे कम हो सकता है अराउंड टू द ट्यून ऑफ 1,000 करोड़ रुपीस पर एनम। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा एडवांटेज बैंक को होगा, क्योंकि जब भी ये बुक मैच्योर होगी तो नए डिपॉजिट्स तो बैंक एक्वायर कर ही रही है, एंड दे आर एक्वायरिंग द डिपॉजिट्स एट रियल चीप रेट्स। जैसे हमने बोला, उनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स है, जो नया बोरिंग कॉस्ट है उनका, जो नए फंड्स वो ऐड कर रहे हैं, कैपिटल वो ऐड कर रहे हैं, डिपॉजिट्स वो ऐड कर रहे हैं, कासा डिपॉजिट्स वगैरह सारी चीजें, दे आर एडिंग एट लेस देन 5%। सो यहाँ पे बहुत बड़ा सेविंग बैंक का हो सकता है जब ये जो लाइबिलिटीज है, जो डिपॉजिट्स है, जब मैच्योर हो जाएंगे, और अल्टीमेटली दीज डिपॉजिट्स will get replaced at 5% or less than 5%. So definitely it will add a good amount of profitability to the bank's overall balance sheet. So that's a positive side. अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे, सो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बैंक का वो कम क्यों है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो ज्यादा क्यों है, बिकॉज दिस इज अ न्यू बैंक, इसको फॉर्म होके हुए 2-2.5 साल। अब आईडीएफसी बैंक के बारे में तो हम पहले बात नहीं करेंगे, हम ये जब आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुआ है उसके बाद वाली ये सारी बातें हैं। सो वहां से एक ये नई ब्रांचेस वगैरह ये ऐड कर रहे हैं, क्लोज टू 390 ब्रांचेस उन्होंने ओपन की है, 565 एटीएम्स ओपन किए, 12,000 एम्प्लॉयज को उन्होंने वहां पे हायरिंग की है। सो डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी, मतलब ये अपफ्रंट कॉस्ट होंगे अच्छे खासे, स्पेसिफिकली बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। सो वो वहां पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, एंड दैट्स व्हाई cost to income ratio is on a higher side, and this is another reason why the ROE numbers, return ratios are looking little stressed over here. But आने वाले समय में जैसे जैसे ये ऑपरेटिंग लिवरेज, बैंकिंग का ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट होगा, सो डेफिनेटली इट विल बी प्रॉफिटेबल। उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया कही है, उन्होंने ये कहा है, एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को हम एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड यू आर कंपेयरिंग आवर बैंक विच हैज हार्डली 2.5 years of history. You are comparing us with those banks which are present here for last 15, 20, 25 years. So ये कितना सही है? So give us some little more time and we will come back with very strong numbers. That's what the plan is. अगर incremental return on capital हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो भी numbers उन्होंने काफी अच्छी तरीके से explain किए। जब merge हुआ था बैंक Q3 FY19 में, जो टोटल फंडेड एसेट्स थे बैंक के वो थे अराउंड 1.04 लाख करोड़ रुपीस, और अब Q4 FY21 जो उन्होंने नंबर दिया है, बिकॉज दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स उन्होंने बताए हैं, सो दैट नंबर इज अराउंड 1.17 लाख करोड़ रुपीस के जो फंडेड एसेट्स है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 years में उन्होंने जो ग्रोथ दी है वो 11.9% एब्सोल्यूट टर्म्स पे दी है। अब ये तो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ नंबर्स नहीं है, बट उनका जो कोर इनकम है, दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस फीस, वो इंक्रीज हुआ है बाय 75%, 1495 करोड़ रुपीस से ये बढ़ के हुआ है 2616 करोड़ रुपीस। तो ये जो कोर इनकम बैंक का बढ़ा है इन लास्ट 2.5 years, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय एब्सोल्यूट टर्म्स में 75%, जहां पे आपके फंडेड एसेट्स हैव ग्रोन बाय ओनली 11.9%, बट आपके जो कोर इनकम है एनआई प्लस फीस वो 75% से इंक्रीज हुई है। सो इट शोज कि ऑपरेशनली कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, जिसमें एनआई मतलब नॉन नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस फीस लेस ऑपेक्स एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन्स वगैरह का हम देखते हैं, सो वो पर्टिकुलर नंबर फॉर Q4 FY21 was 460 crore rupees and Q3 FY19 it was 276 crore rupees. So core operating profit has also grown by 66.9%. So आपके funded assets से 12% से grow हुए हैं, और आपका core income and core operating profit has grown by 75% and 66.9% respectively. It shows the strength of the bank. तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक थोड़ा और समय देना चाहिए इस बैंक को, जो एनपीएस के
प्रॉब्लम्स इनको लग रहे थे, तो वहां पे भी उन्होंने एक विजन दी है 212 फॉर्मूला, जिसमें ग्रॉस एनपीएस वुड बी मतलब दे विल ट्राई टू कैप एट 2%, net NPAs at 1%, and provisions जो है वो around 2% of the funded assets. So this is the 212 formula which they are targeting over the longer horizon 5 to 10 years आने वाले समय में। और ये सारी चीजें अगर वो अचीव कर पाएंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट टू इनकम रेशियो घटेगा, ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो रिटर्न रेशियोज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आएंगे, एंड दैट्स व्हेन the stock will start performing. So if you believe in Mr. V. Vaidyanathan ji's vision, then and then only you should invest in this particular company. Otherwise, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर क्वार्टर वही सेम चीजें, वही सेम एंकर्स, वही सेम क्वेश्चंस पूछेंगे और आंसर्स वही आएंगे. So you will have to look beyond certain quarters, तो ही आपको यहाँ पे वैल्यू नजर आ सकती है. अदरवाइज ये पर्टिकुलर कंपनी आपके लिए नहीं है. That's what Mr. V. Vaidyanathan ji is trying to convey to you people. If you want to know whether IDFC First Bank is a part of our model portfolio or not, please visit investorna.in and use promo code monsoon and get 20% discount on our ready-made model portfolios. वहां पे आपको पता चलेगा कहां पे इन्वेस्ट करना है, कितने परसेंटेज कौन से स्टॉक में एलोकेट करना है, ये सारी जानकारी आपको वहां पे मिलेगी. मैं आशा करूंगा आप investorna.in को जरूर विजिट करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.